चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम स्टूडेंट्स हमारे पास है फंक्शंस। आज के दिन जो है बच्चों हम फंक्शंस पे बात करेंगे और मेरी कोशिश होगी बेटा कि फंक्शंस के अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स को मैं इस लेक्चर में कवर कर दूं और आपका कोर्स वाइंड अप हो जाए। सबसे पहले सर फंक्शंस होते क्या हैं? देखो बेटा, जब भी आपके पास फंक्शंस की बात की जाए तो आप समझ जाएं सर आपके पास बात हो रही है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अभी मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, फिर इस पे आपसे बात करता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स फंक्शंस में याद रखिएगा, फंक्शंस का काम क्या होता है? इट कैन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन जो होता है वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है या यूज किया जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एवरी सी प्रोग्राम एवरी सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। कोई भी सी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें फंक्शंस मौजूद ना हो, जिसमें फंक्शंस मौजूद ना हो। हर सी प्रोग्राम में आपके पास फंक्शंस जो है बेटा वो क्या होगा? मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन विथ मेन फंक्शन। ये बात भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है ना वो मेन फंक्शन से होती है। किससे होती है सर? मेन फंक्शन से होती है। ठीक है। उसके बाद दो मजीद और चीजें हैं, वो मैं इधर लिख देता हूं। एक आपके पास होता है कॉलिंग फंक्शन, एक आपके पास होता है कॉलिंग फंक्शन। सही है, जो दूसरे बाकी फंक्शंस को कॉल करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो मेन है ना तुम्हारा, ये जो तुम्हारा मेन फंक्शन है ये बेसिकली कॉलिंग फंक्शन है। ये दूसरे बाकी फंक्शंस को क्या करता है? कॉल करता है। और एक आपका फंक्शन होता है कॉल्ड फंक्शन। एक आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉल्ड फंक्शन। जो फंक्शन कॉल किया जाता है उस फंक्शन को कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर भी ये सारे पॉइंट्स जो है इंशाल्लाह मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। बच्चों सबसे पहले देखो जरा, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं पहले उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे मेंशन करा है। ये वाला पॉइंट जो है कि सर फंक्शन जो होता है ना वो कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर आप कुछ स्टेटमेंट लिख दें एक स्पेसिफिक काम के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्पेसिफिक टास्क के लिए, अगर आप कोई स्टेटमेंट्स लिख देते हैं तो सर वो आपका फंक्शन होता है। वो आपका क्या होता है? फंक्शन होता है। और सर कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें आपके पास फंक्शन मौजूद ना हो। जैसे प्रिंट एफ क्या है सर? फंक्शन है। स्कैन एफ क्या है सर? फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स, हर किसी का एक पर्टिकुलर काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो सी प्रोग्राम में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है सर वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूं। पहले मैंने एक हेडर फाइल लिख दी, हैश इंक्लूड stdio.h। एक मैंने हेडर फाइल यहाँ पे लिख दी। सही है। अभी फिलहाल एक, चलो एक और हेडर फाइल लिख देता हूँ, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। इस एक और लिख देता हूँ, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। यानी कंसोल इनपुट आउटपुट और एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट।
यानी आपके पास जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ वाले फंक्शंस हैं वो इस हेडर फाइल में स्टोर होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे देखिएगा। उसके बाद आप क्या करते हो, एक मेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, वॉइड मेन। सही है, आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, वॉइड मेन। वॉइड क्या होती है, एक डेटा टाइप होती है। आप इधर इंट मेन भी लिख सकते हो, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। वॉइड का मतलब होता है डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये आपका मेन फंक्शन है, सारी कहानी इस पर चल रही है। अब मैंने एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी। क्या लिख दी, स्टेटमेंट लिख दी। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा करेक्टर की डेटा टाइप लिखी, और करेक्टर की डेटा टाइप लिखने के बाद मैंने क्या करा, जरा देखें आप। करेक्टर की डेटा टाइप लिखने के बाद मैंने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा s1, और एक बनाया एरे, और इसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए ABCDEFGH। सही है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ। सही है। और प्रिंट एफ के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं जरा सही से कर देता हूं, सिंटेक्स का भी मैं ख्याल नहीं कर रहा। प्रिंट एफ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा STRLEN, और यहाँ पे लिखा मैंने S1। मैं अभी सिंटेक्स का ख्याल नहीं कर रहा, ओके। अब ये मेरे पास, ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे पास एक फंक्शन है STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ। ये फंक्शन कब यूज किया जाता है सर, ये फंक्शन यूज किया जाता है तब जब आपको, मिसाल के तौर पे मैंने करेक्टर के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं, मुझे ये जानना है कि भाई ये मेरे पास कितने करेक्टर्स हैं, मुझे इनकी क्वांटिटी को काउंट करना है। मुझे क्या सॉरी, मुझे इनकी क्वांटिटी को काउंट करना है। तो मुझे इसकी क्वांटिटी को काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज करा है स्ट्रिंग लेंथ का, STRLEN। ये बेसिकली एक फंक्शन है बेटा, जो कि क्या करेगा, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके बता देगा। तो हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे प्रिंट एफ का एक स्पेसिफिक काम है क्या, सर डिस्प्ले कराना। प्रिंट एफ का स्पेसिफिक काम क्या है, सर डिस्प्ले कराना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यूज करता है स्कैन एफ, तो सर स्कैन एफ का अपना एक अलग काम है। तो बेटा इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने आखिरी पॉइंट पे बात करी थी, एक होता है कॉलिंग फंक्शन और एक होता है कॉल्ड फंक्शन। देखो जो मेन फंक्शन है ना, ये मेन फंक्शन जो है वो इस फंक्शन को कॉल करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं मेन फंक्शन जो है वो कॉलिंग फंक्शन है। और जो फंक्शन कॉल्ड हुआ है, जैसे ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन कॉल्ड हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कॉल्ड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, कॉल्ड फंक्शन कहा जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट, अभी हमने फंक्शन पे बात कर ली है बहुत डिटेल में, और अब हमारी जो सेकंड बात है वो हम करेंगे कि फिर फंक्शन की नीड क्या है हमें, नीड ऑफ फंक्शन। सर हमें फंक्शन की जरूरत क्या है। फंक्शन का देखो सबसे बड़ा फायदा ये है सर, लेस रिपीटिशन, लेस रिपीटिशन। दूसरा, मेक्स द वर्क, मेक्स द वर्क easier, makes the work easier. तीसरा, easier to understand, easier to understand, edit, check errors, check errors। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास बात मैंने करी कि हमें फंक्शन की जरूरत क्या है, पहली जरूरत तो ये है कि सर फंक्शन इस्तेमाल करने से हम अपने कोड को बार बार रिपीट नहीं करते। हम अपने कोड को बार बार क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते। हमने एक दफा फंक्शन लिख दिया, उसी को बार बार सिर्फ कॉल करा के हम अपना काम कर सकते।
अब इसकी एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर भी हो जाएगा। सर फंक्शन बनाने से हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ऑफ लाइंस का कोड है। कितने लाइंस का? आपके पास 100 ऑफ लाइंस का कोड है। ठीक है, अब 100 ऑफ लाइंस के कोड में अब आपको मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन बनाया ऊपर ऐड का, आपको दोबारा ऐड का फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक दफा बना लिया है, फिर बार बार सिर्फ आप फंक्शन को क्या करोगे? कॉल करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, इसको एडिट करना आसान, इसके समझना आसान, और इसके एरर्स को चेक करना भी आसान है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, ये आपका हेडर फाइल। एक मिनट अरसलान, मैं देखता हूँ जो तुम पूछ रहे हो। कॉलिंग सेगमेंट फंक्शन को कॉल करता है ना, कौन कॉल करता है? मेन फंक्शन कॉल करता है बेसिकली। मेन फंक्शन कॉल करता है जिस फंक्शन को कॉल करना होता है। कॉल कैसे करते हैं? हाँ बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ सर एग्जाम्पल में। देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रोग्राम है, ये हेडर फाइल्स है, मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा अभी बार बार, ये आपकी हेडर फाइल्स है। ठीक है, उसके बाद ये आपका void मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा अब void मेन फंक्शन पे थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ही डिक्लेयर करना है इसको। अच्छा जी, ये बना दिया मैंने आपका void मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा int a इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैंने लिखा int b इक्वल टू 6। सही है, और बेसिकली मुझे क्या करना है, एक प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाना है, मल्टीप्लाई का, a कॉमा b, a कॉमा b। अच्छा अब जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर तो कर दिया प्रोडक्ट, लेकिन अभी मुझे फंक्शन की बॉडी बनानी पड़ेगी। कहाँ पे? मेन फंक्शन से पहले। ये जो मेन फंक्शन है, इससे पहले क्या करोगे? फंक्शन की बॉडी बनानी पड़ेगी आपको। अब फंक्शन की बॉडी कैसे बनाओगे जरा देखो, मैंने यहाँ पे लिखा void। अच्छा ये इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन बनाने का, फंक्शन डिक्लेयर करने का। मैंने लिखा void प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा int x कॉमा int y। इस चीज को कहते हैं आर्गुमेंट्स। जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हो बेटा, इस चीज को हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी है, इसमें ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है int z, और z इक्वल है x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, और प्रिंट एफ में आपके पास आ गया, प्रिंट एफ में आ गया प्रोडक्ट इज, और प्रोडक्ट इज के बाद यहाँ पे आप ये z वेरिएबल को डिक्लेयर कर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब इधर देखना जरा, अब होगा क्या असल कहानी, असल होगा क्या भाई? ये देखो, ये दो नंबर्स हमें मिले हुए, ये दो नंबर्स हमारे पास इनिशियलाइज हुए हैं। सही है, दो नंबर्स क्या हुए हैं? इनिशियलाइज हुए हैं, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6। सही है, मैंने क्या लिखा? प्रोडक्ट कॉमा प्रोडक्ट ब्रैकेट a कॉमा b। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली मेरे फंक्शन का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे फंक्शन का नाम है। सही है, अच्छा ये फंक्शन काम कैसे करेगा? सर वो यहाँ पे डिफाइन हुआ है, इतने हिस्से में डिफाइन हुआ है। मैंने क्या करा, अच्छा फंक्शन का नाम और फंक्शन का डिक्लेरेशन एक ही होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट में होगा क्या कि भाई इंटीजर टाइप के दो वैल्यूज जो है वो पास होंगे, दो आर्गुमेंट्स पास होंगे। ठीक है, एक और हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा जैसे हमने कहा z, z बराबर है किसके? x इंटू वाई में। अब यहाँ तुम a ले लो, b ले लो, c ले लो, d ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ये काम कर रहा है इधर, ये काम कर रहा है इस वाले पोर्शन पे।
सही है, तुम कोई भी 2 नंबर यहाँ पे ले लो, ठीक है, क्योंकि तुमने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट लिखा है ना, ये वाला प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को कैच करेगा, और ये जो तुम्हारा मेन फंक्शन है ये कॉल करेगा बेसिकली इस फंक्शन को, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, किसको, प्रोडक्ट को, कि भाई आके ये प्रोडक्ट परफॉर्म करे। और प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है कि भाई प्रोडक्ट का वेरिएबल लिया, ब्रैकेट में क्या लिखा, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ज्यादा भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। इंट एक्स और इंट वाई ये है आर्गुमेंट्स, ये क्या है, आर्गुमेंट्स। हाँ अरसलान मेरी बात सुनो, इधर वेरिएबल कुछ भी ले लो तुम, ये तुम्हारा फंक्शन है, इधर वेरिएबल कुछ भी ले लो, क्योंकि जितना भी आंसर है ना वो प्रोडक्ट में काम कर रहा है, इस प्रोडक्ट के वेरिएबल में काम कर रहा है, तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होना चाहिए बस। बाकी तुम वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो फंक्शंस बनाने में, फंक्शंस बनाने में वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो। क्या मेरी ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? ओके अच्छा देखो, देखो मैं अब तुम्हें बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, फंक्शंस क्यों यूज करते हैं। अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे होते तो उसमें कभी भी फंक्शन नहीं बनाते, बल्कि लिखते प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, डायरेक्ट लिख देते। जी 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 अरसलान भाई, आप ये भी यूज कर सकते हैं, इंट ए और इंट बी भी यूज कर सकते हैं। ये जो फंक्शन की बॉडी में वेरिएबल आपको दिख रहा है ना अरसलान, ये और ये, इधर आप कुछ भी रख दो, असल काम ये हो रहा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है जेड में, और इन सबको हेड कौन कर रहा है, इन सबका लीडर कौन है, ये प्रोडक्ट का वेरिएबल, ये प्रोडक्ट का वेरिएबल जो है इन सबका क्या है, लीडर है। तो ये लीडर को जहां जहां कॉल करोगे ना तुम, ये लीडर को जहां जहां कॉल करोगे ये वहां वहां सिर्फ मल्टीप्लाई का काम कर देगा। ठीक है भाई, तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन है जो आपने क्रिएट करा। अच्छा, अब इसमें फायदा क्या होता है, मिसाल के तौर पर तुम्हारा 100 लाइन का प्रोग्राम है। अब 100 लाइन के प्रोग्राम में यार तुम बार बार प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके थोड़ी दिखाओगे, तुमने एक दफा प्रोडक्ट का फंक्शन बना दिया, बार बार सिर्फ फंक्शन को कॉल करोगे, सिर्फ फंक्शन को क्या करोगे बेटा, कॉल करोगे। सही है, और कॉल कौन करता है सर, मेन फंक्शन फंक्शन को कॉल करता है, इसीलिए मेन फंक्शन को कहते हैं कॉलिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है उसे कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड फंक्शन। अब फंक्शंस के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, आइए वो देखें। फंक्शंस के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, देखें जरा कौन कौन से एडवांटेजेस हैं फंक्शन के। मैं यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन कर देता हूं, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस। अच्छा पहला एडवांटेज तो यही है, क्या, मेक्स मेक्स द वर्क इजियर, ये तो आप समझ गए बात को। दूसरा एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज है ये, अवॉइड अवॉइड टाइपिंग द सेम कोड, टाइपिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। सबसे बड़ा फायदा बेटा फंक्शन क्रिएट करने का, फंक्शन बनाने का ये होता है कि आप कोड को बार बार रिपीट नहीं करते, आप सिर्फ फंक्शन को कॉल कराते हो और आपका काम चल रहा होता है। देखो अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि कोड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखे, कोड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखे, कम कम रखे, लेस कोड प्रोडक्टिविटी होता है। अच्छा भाई, उसके बाद लिखा हुआ है मेक मेक द कोड, मेक द कोड क्लियर एंड easier to understand, and easier to understand। वही बात कि जितना छोटा कोड होगा, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, उतना ही क्लियर और आसानी से समझ आने वाला होगा, और जितना कोड आसान होता है उतनी ही उसकी टेस्टिंग आसान होती है। तभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इजी टेस्टिंग, इजी टेस्टिंग और इजी मॉडिफिकेशन, यानी एडिटेबल, आसानी से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, जितना कोड आपका रिड्यूस फॉर्म में होगा, सिंपल फॉर्म में होगा।
तो ये आपके पास एडवांटेजेस थे, ये आपके पास क्या थे स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस थे। अब एक और चीज जो अक्सर हमें एमसीक्यूज में तंग करती है और हमें पता होना चाहिए कि सर फंक्शंस जो है हमारे पास, फंक्शंस जो है सर हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं सर। एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो है ना हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और सर एक हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। एक हमारे पास क्या होता है भाई, अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में जरा डिफरेंस देखें आप। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जैसे अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करूं तो बेटा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो होता है ना उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है इसमें कोड जो है वो डिवाइड हुआ हुआ होता है। डिवाइडिंग कोड, कोड जो है वो डिवाइड हुआ हुआ होता है छोटे छोटे फंक्शंस, छोटे छोटे फंक्शंस या मॉड्यूल्स में बना हुआ होता है। छोटे छोटे फंक्शंस या मॉड्यूल्स में बना हुआ होता है। मॉड्यूल्स का मतलब भी क्या होता है बेटा, सब प्रोग्राम्स होता है। जैसे कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन बनती है ना बेटा, वो मॉड्यूल्स में बनी हुई होती है, फंक्शंस में बनी हुई होती है, ताकि उसको एडिट करना, उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना आसान हो। तो ये सारा काम होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। और जितना भी मॉडर्न एरा में काम हो रहा है बेटा वो सब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हो रहा है। किसमें हो रहा है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है इसको रीड करना आसान है, इजी टू रीड, ठीक है, इजी टू चेंज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इजी टू रीड एंड इजी टू चेंज। और सबसे बड़ी बात, नो कोड डुप्लीकेशन, नो कोड डुप्लीकेशन। इसमें कोड को आप डुप्लीकेट नहीं करते। जो है एक ही दफा फंक्शन है और एक ही दफा उसको आपने क्या करा दिया, कॉल करा दिया। सही है। तो ये सी, सी प्लस प्लस जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, और भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है बेटा वो सब आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसको टेस्ट करना भी आसान, इजी टू टेस्ट, इजी टू टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है बेटा, अनस्ट्रक्चर्ड वो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आप सिंगल ब्लॉक में ही सारा काम करते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में अगर आप फंक्शंस को क्रिएट नहीं कर रहे तो भाई वो एक ही ब्लॉक में ही सारा काम होता है ना, इसी पैरामीटर के अंदर जो है वो सारा लाइन ऑफ कोड आप लिख देते हो। तो वो जो प्रोग्रामिंग कहलाती है वो आपके पास कहलाती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रोग्रामिंग, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, हार्ड टू रीड। इसको रीड करना भी आसान मुश्किल है कि भाई एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में सब कुछ आपने घुसा दिया। डिफिकल्ट टू चेंज, डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू चेंज। इसको चेंज करना भी क्या होता है बेटा जी, मुश्किल होता है। सही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम लोगों ने जीडब्ल्यू बेसिक करा था अपनी प्रीवियस सेकेंडरी क्लासेस में, 7, 8, 9 वगैरह में करा होगा शायद। अब जीडब्ल्यू बेसिक बेसिकली एक इंटरप्रेटर है। क्या है, इंटरप्रेटर है, जो लाइन बाय लाइन क्या करता है, कोड को ट्रांसलेट करता है। लेकिन अगर आप गौर करें सर, जीडब्ल्यू बेसिक का जो प्रोग्राम होता था वो एक ही ब्लॉक ऑफ कोड में होता था, एक ही लाइन पे सब कुछ लिखा हुआ है। उसको एडिट करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता था। जब उसमें एरर होते थे ना, उसको एडिट करना भी आपके लिए क्या हो जाता था स्टूडेंट्स, मुश्किल हो जाता था। इसी तरह जैसे असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है बच्चों, असेंबली लैंग्वेज का कोड, जीडब्ल्यू बेसिक का कोड, ये सारे जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन में, एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एक ही ब्लॉक में ये सारे स्टेटमेंट्स को मेंशन कर देते हैं। जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या है, फंक्शंस पे काम होता है, मॉड्यूल्स पे काम होता है, जिससे कोड जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है। और जब कोई भी चीज स्टूडेंट्स वो डिवीजन फॉर्म में उसके पार्ट्स बने हुए होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना
ज्यादा आसान होता है एज कंपैरिजन टू सिंगल ब्लॉक। तो ये बात थी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्टूडेंट्स अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें, तो बेटा हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक हमारे पास होता है बिल्ट इन फंक्शन, और बेटा एक हमारे पास होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को सर हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। ये वो फंक्शन होता है बेटा जो ऑलरेडी किसी लैंग्वेज में डिफाइन हुआ हुआ होता है। इसको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। जैसे तुम लोग का ये स्कैन एफ, तुम लोग का प्रिंट एफ, तुम लोग का मेन फंक्शन, ये सारे फंक्शन आपके सी लैंग्वेज के अपने फंक्शन हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन हुए हुए होते हैं आपकी हेडर फाइल्स में, आपकी हेडर फाइल्स में। जैसे इससे पहले मैंने एक फंक्शन यूज करा था स्ट्रिंग लेंथ का, ये भी एक हेडर फाइल में डिफाइन हुआ हुआ था। तो ये भी आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन में काउंट होता है, ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जाम्पल में प्रोडक्ट का फंक्शन क्रिएट करा था वो हमने खुद करा था, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन में आएगा। वो किस में आएगा बेटा? यूजर डिफाइंड फंक्शन में आएगा, सही है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मॉडर्न प्रोग्रामिंग में ज्यादातर यूजर डिफाइंड फंक्शन में काम होता है। सी लैंग्वेज इतने ज्यादा खास नहीं है यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए, लेकिन बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, पाइथन, ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसमें आप अपने फंक्शंस, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स खुद से क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पे काम करता है, ठीक है। जबकि सी लैंग्वेज जो है वो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड के बेस पे, यानी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है प्रोग्रामिंग की। तो ये हमारे पास दो टाइप्स के क्या आते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात याद क्या रखेंगे, एक और चीज होती है फंक्शंस में जो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है, और उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। उसे क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। अभी रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट मी क्लियर। रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन में बताऊं, द सी प्रोग्रामिंग, the C programming language allow any of its function, यानी कोई भी फंक्शन to call itself multiple times in a program, ठीक है। यानी ऐसा फंक्शन जो मल्टीपल टाइम्स कॉल किया जाए, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, यानी रिपीटेशन। क्या होता है? रिपीटेशन। तो आप ये याद रख सकते हैं, फंक्शन दैट हैपेंस टू कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। अगर उस फंक्शन को हम किसी कंडीशन के लिए या किसी टास्क के लिए बार बार कॉल करते हैं, तो बेटा ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं तुम लोग को असाइनमेंट दे रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे, ये तुम लोग खुद करना। सी लैंग्वेज में एक डिफरेंस देखना, तुम लोग सर्च करके यूट्यूब पे आसानी से समझ जाओगे। डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप।
या फंक्शन डेफिनेशन, ये कर लो। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो तुम लोग यूट्यूब पे देखोगे, एक दफा पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। और यही हमारा आज का सेशन था।